नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्र जी। और अनुपम मिश्रा जी से हम बात करेंगे देश के ज्वलंत मुद्दे की, विशेषकर जातीय जनगणना की। और जातीय जनगणना की जब बात होगी तो और भी कई सारे जो पहलू उससे मिले हुए हैं, खास तौर से जो इसके परिणाम होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशन है, सब चर्चा करेंगे। आप लोग कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जो आप क्यूआर देख रहे हैं उसको स्कैन करके हमारा उत्साहवर्धन करें सहयोग के साथ में। नीचे लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका अनुपम जी। नमस्कार। अब तो आपकी जाति आपको बतानी ही पड़ेगी, या जाति नहीं बताने का भी कोई ऑप्शन रहेगा? नहीं, जाति नहीं बताने का शायद एक कोई ऑप्शन रहेगा। मैं मानता हूं कि अदर्स करके कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें तमाम एथिस्ट या फिर जाति व्यवस्था में यकीन न करने वाले लोग अदर ये करके। तो हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जाति तो आपकी रहेगी चाहे आप कुछ भी हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट थर्ड जेंडर भी मानता है। सुप्रीम कोर्ट तमाम तरह के अपवादों को भी मानता है। तो अदर एक कॉलम रहने की बात अभी सुनाई, अभी तो बहुत दीज आर वेरी अर्ली डेज। अभी क्या कहा जाए साहब, अब वो तो सामने फॉर्मेट आए तो देखा जाए, पर अभी तो बात यही हो रही कि उसमें अदर करके भी एक कॉलम होगा। लेट अस सी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जातीय जनगणना का ये समय जो इन्होंने चुना इसका अनाउंसमेंट करने का, वो आपकी समझ में आया क्या? मैंने कल एक शो किया था घूमता आईना पे, और मैंने जो मेरी अपनी समझ है, सही हो तो गलत हो ये मैं नहीं जानता। देखिए, मैं मानता हूँ कि जाति जनगणना करने का मन भाजपा पहले बना चुकी थी, और इस समय बड़ा ऑपरच्यून टाइम इस तरह था, बड़ा उपयुक्त समय इसलिए था क्योंकि एक बात तय है, और फिर मेरी बात को पूर्णता में देखा जाए, टोटालिटी में देखा जाए, टुकड़े में नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि फलाने हिंदू हृदय सम्राट हैं तो फलाने ऐसा कर देंगे या ढिकाने ऐसा कर देंगे। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की राष्ट्रवादी राजनीति को अपना मुद्दा बनाया है, अपना बेस बनाया है, उनके पास पाकिस्तानी इस जो हमला हुआ है पहलगाम में, पाकिस्तानी हमला ही कहते हैं हम इसको, उसका जवाब और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं है। कोई चारा ही नहीं है। अगर आप नहीं देंगे तो मोदी भी खत्म हो जाएंगे, भाजपा भी खत्म हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, पर देने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमला इस बार जो जवाब होगा ये बालाकोट जैसा नहीं हो सकता, जिसमें बाद में लोग कहे सबूत दो, या फिर बाद में लोग कहें कि साहब वो तो मैदान में बम फेंक के मारे भाग गए वगैरह वगैरह। इधर लाशें नजर आई हैं तो उधर भी लाशें नजर आनी पड़ेंगी। तीसरी बात, आपको ये भी देखना है कि ये हमला इतना कैलिब्रेटेड हो कि ऑल आउट वॉर में या एटॉमिक जंग में ना बदल जाए। तो मतलब ये अपने आप में बड़ा एक टफ काम है। आई वुड हेट टू बी इन शूज टुडे, मतलब बड़ा मुश्किल काम है उनके सामने, लेकिन करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। चौथी बात, आज भी आपने देखा अमित शाह ने एक बयान दिया कि साहब किसी गफलत में मत रहिएगा, सजा तो आपको मिलेगी। मोदी कह चुके हैं कि ना भूतो ना भविष्यति ऐसी सजा देंगे जो आपकी कल्पना से परे होगी। तो ये सब इनको करना ही करना है। वो तो दे दी ऑलरेडी भाई, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके, वो भूतो न भविष्यति वाली ही है एक प्रकार की सजा। नहीं, वो तो है, लेकिन उसके बाद अभी अमित शाह फिर कह रहे हैं ना कि सजा भी बाकी है। तो माय पॉइंट इज कि आपने कुछ बड़ा प्लान किया है, क्या प्लान किया है वो तो समय बताएगा। तो इससे अच्छा समय जाति जनगणना के लिए उनको नहीं समझ में आया कि भाई आज घोषणा कर दो, 2-4 दिन लोग गाली देंगे, फिर जब वो हम बड़ा कांड कर देंगे तो लोग कहने लगेंगे हाय मोदी, वाह मोदी, वाह वाह मोदी जी, आपने कमाल कर दिया, 56 इंच वगैरह वगैरह सब शुरू हो जाएगा। तो अभी 2-4 दिन हंगामा मचेगा, और ये हंगामा जिस समय पाकिस्तान पे किसी भी तरह की कार्रवाई होगी, ना नो आइडिया कैसी होगी, जिस समय पाकिस्तान पे किसी भी तरह की कार्रवाई होगी उसके हल्ले में, उसके शोर में ये शोर दब जाएगा। तो मुझे लगता है ये बड़ा उपयुक्त समय लगा। और आपने कहा कि वो सदैव से करवाना चाहते थे, तो ये कहने का क्या मापदंड है आपका? अगर करवाना ये मेरा चाहते थे कहने का तो मापदंड ये है करवाना कि चाहते थे। 2010 में जब संसद में बहस हुई थी
और जिस समय गृह मंत्री थे उस समय चिदम्बरम, जिन्होंने कहा था कि ये फीजिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, और इसके उन्होंने 10 कारण बताए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने लोग बोले थे संसद में, सबने कहा था जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय से आपने इसको सपोर्ट किया था, आप करना भी चाहते थे। दूसरी बात, ये पूरी जाति जनगणना दलित पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द नहीं है, सवर्ण पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द नहीं है। पूरा जो नैरेटिव है ये ओबीसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द है। ओबीसी पॉलिटिक्स खुद प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं उसका महत्व समझ रहे हैं। उन्होंने ओबीसी कमीशन को उन्होंने संवैधानिक मान्यता दी, उन्होंने सीना ठोक के बार बार खुद को ओबीसी कहा। तो आप इस तरह देखें कि 2010 से लेकर 2025 तक उनकी सारी बातें, उनका सारा नैरेटिव ओबीसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द चल रहा है, और बड़ा खुल के उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। ये अभी हाल फिलहाल कुछ बयान ऐसे जरूर आए जिसमें उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि जातिगत जनगणना कराना बांटने और काटने के समकक्ष हो जाएगा। लेकिन आप इसको जान लें कि उन्होंने जातिगत जनगणना का कभी विरोध नहीं किया, और जिस समय कांग्रेस विरोध कर रही थी उस समय भी भाजपा समर्थन कर रही थी 2010 में। अभी तो योगी जी ने भी समर्थन कर दिया। योगी जी है भाई, योगी जी के पास कोई विकल्प नहीं है। योगी जी, देखिए योगी जी के उसमें नहीं घसीटा जाए तो बेहतर है, क्योंकि योगी जी पार्टी अनुशासन से बंधे हुए एक मुख्यमंत्री हैं। और योगी जी ने इसके पहले तमाम बातें कही थी जब उन्होंने कहा था कि जाति गिनना वगैरह दुर्योधन और शकुनी जैसे काम बताए थे। आज उनके पास उसी काम का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उनका अपना पार्टी अनुशासन है, उनके मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, जाति जनगणना का जो सबसे बड़ा असर आएगा वो यूपी और बिहार में आएगा। ऐसे में हो तो रही है, अब जब हो ही रही है तो आप देखिए, ऐसा नहीं कि सारे मुख्यमंत्रियों के बयान आए, पर योगी का बयान इसलिए आया है क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश और बिहार में नजर आना है। तो ऐसे में जब जाति जनगणना हो ही रही है तो योगी ने उसका समर्थन कर दिया। कम से कम उनको ये ना लगे लोगों को कि उसके विरोध में जा रहे हैं। That is also interesting. और आपको याद होगा कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो अब जाति जनगणना होगी तो इसके क्या मुख्य परिणाम आने वाले हैं? परिणाम तो देखिए, मैं समझता हूं कि दो बातें मैं समझता हूं। एक तो ये कि भैया अब जब हो ही रही है तो अब उसका क्या आगे बात किया जाए, उस पर क्या विरोध किया जाए। दूसरी बात, जिस प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो एनार्की में ना बदले। अच्छा, मेरा अपना दावा है कि जाति जनगणना होने तो दीजिए। जो लोग कह रहे हैं सबसे पहले वही विरोध करेंगे। जैसे चुनाव के बाद वो कहते हैं कि चुनाव चोरी हो गया, बैलेट चुरा लिया, ईवीएम फ्रॉड है, वैसे ही इस बात को कहेंगे। आपके पास ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल हैं जहां पे तेलंगाना की जाति जनगणना ने बताया कि साहब ओबीसी का जो परसेंटेज था 8% गिर गए, वो हंगामा हो गया, कहा दोबारा कराएंगे। आपके पास कर्नाटक का एग्जाम्पल है जहां पे लिंगायत और वो वोकलिंगा दोनों ने उसको खारिज कर दिया, वहां भी कह रहे हैं साहब गड़बड़ हो गया। तो जहां जहां हो रही है जाति जनगणना वहां तो हाहाकार मचाया साहब। वहां पे कराने के बाद आप खुद ही, दोनों जगह कांग्रेस गवर्नमेंट ने दोनों जगह कराया और दोनों जगह आप उसको दोबारा कराने की बात कर रहे हैं। बिहार में होके खत्म हो गई और उसका कोई असर भी नजर नहीं आया। तो माय पॉइंट इज कि जाति जनगणना होने तो दीजिए, अभी तो फिर तमाम चीजें सामने आएंगी, इतनी ज्यादा आएंगी कि मेरा मानना है कि वो वर्ग खास तौर से जो कि बहुत ज्यादा जाति जनगणना को इशू बना रहा था उनको दिक्कत आएगी। और मुझको लगता है कि शायद इसी समय के लिए, इसी मोमेंट के लिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को इतने दिनों तक रोक कर रखा गया है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आपको जाति जनगणना के साथ ही जारी होती नजर आएगी, जिसमें उन्होंने ओबीसी को 3 हिस्से में वर्गीकृत करने की बात की है। अभी मैं देख रहा हूँ, तमाम मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ, ये देखिए आप, NSSO का डेटा है। ये साहब कहते हैं कि 44% ओबीसी के पास 48%, 47.5% जमीन है। और ये भी बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट के पास जितनी जमीन अपनी आबादी के अनुपात में कम है, शेड्यूल ट्राइब के पास उतनी जमीन अपने आबादी के अनुपात में ज्यादा है। जनरल कैटेगरी के पास 31% आबादी के पास 28% जमीन है, कम है। शेड्यूल ट्राइब के पास ज्यादा है, ओबीसी के पास ज्यादा है, दलितों के पास कम है और जनरल्स के पास कम है। इस तरह के तमाम चीजें अभी सामने आएंगी। आपको नजर आएगा कि साहब कुर्मी जनसंख्या 2.6 है, पर नौकरी में उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 6% है। MLAs में उनकी हिस्सेदारी 4.5% से ज्यादा है। तो आपको वित्तीय लेवल पर नजर आएगी कि साहब
अभी ये एक मेरे सामने दूसरी रिपोर्ट है साहब, यादवों के पास साहब 31% ट्रैक्टर्स हैं और ब्राह्मणों के पास 4% ट्रैक्टर्स हैं। बिहार की बात हो रही है। तो अब ऐसे तमाम चीजें सामने आएंगी। ये आपने एक बोतल से ऐसा जिन निकाला है जो मैं दावा कर सकता हूं कि जिन्होंने निकाला है सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होने वाला। कम से कम ओबीसी के नाम पे जब से मंडल आयोग लागू हुआ है, वो 2-4 जातियां जिन्होंने पूरा ओबीसी रिजर्वेशन को हाईजैक कर रखा है, उनको तो डेफिनेटली दिक्कत आई। रोहिणी कमीशन का जहाँ तक उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो ये है कि भाई कि उनकी जो हिस्सेदारी है वो उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में जितनी ज्यादा होगी उतनी उसको कम किया जाएगा, और जिनकी जितनी कम होगी उसको ज्यादा किया जाएगा। अब अगर आंकड़े देखें, अगर मुझे ठीक याद है तो 9, 7, 11 3% उन्होंने बांटे, 9%, 7%, 11%, कुछ ऐसे ही है, जिसमें उन्होंने आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को 3 हिस्से में वर्गीकृत किया है। अच्छा, SC ST का जब वर्गीकरण हो गया तो ओबीसी का वर्गीकरण आप कैसे रोक लेंगे साहब, कैसे रोक लेंगे? नहीं, वो तो पहले से ही अलाउड है। SC ST का तो वर्गीकरण अभी अभी जो है वो पुराना वो जो पुनैया वाला केस था, वो पुनैया वाला केस के कारण SC ST का वर्गीकरण रुका हुआ था। वो अभी जो रिसेंट जजमेंट आया है उसमें खुल गया, और न केवल खुल गया, गवई BR गवई ने तो ये भी कहा कि क्रीमी लेयर होनी चाहिए SC ST में। अच्छा, ये जो आप 31% पॉपुलेशन जो बता रहे हैं ना, इसमें क्रीमी लेयर शामिल नहीं है। वो क्रीमी लेयर वाले भी तो जनरल होते हैं। हाँ, नहीं देखिए, क्रीमी लेयर में अभी तो मैं देख रहा हूँ, अभी एक सोशल मीडिया पर आ रहा है कि ओबीसी समाज के लोग EWS में भी आके वो रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो और उससे सिलेक्शन हुआ है। अब ये अपने आप में बड़ी एक अजीब सी बात है, ये कैसे संभव है कि जो संभव लोग है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर वो क्रीमी लेयर में है, अरे भाई क्रीमी लेयर में तो EWS में कैसे आएंगे? उसमें तो डिस्क्रिपेंसी है ना आपके जो क्रीमी लेयर का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एडिशनल प्रोफेसर, उसका एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब निकाली, प्रोफेसर की जॉब निकाली, और उसमें EWS का कोटा अप्लाई किया। अब आप मुझे ये बताइए कि एसोसिएट प्रोफेसर वही बनेगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, 1.5 लाख तनख्वाह पा रहा है। प्रोफेसर वही बनेगा जो एसोसिएट प्रोफेसर है, 2.25 लाख तनख्वाह पा रहा है। वो EWS में कैसे आएगा भाई? तब देखिए, EWS तो टेक्निकल ऐसा है ना कि आप कह रहे हैं साहब कि क्लास 1 और क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर्स जो हैं, उनके जो संतानें हैं वो क्वालिफाई नहीं करेंगी आपकी, वो क्रीमी लेयर है। तो वो यदि क्रीमी लेयर हो गए तो अब तो थियोरेटिकली वो जो इनका कई सारे गेजेटेड ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनकी मेरे ख्याल से कितना है, इसका लिमिट कितनी है EWS की? मेरे ख्याल से बढ़ गई है, काफी बढ़ गई है, 12-15 14 लाख है शायद, कितनी है? हाँ, कुछ ऐसे ही बढ़ा दिए लगातार, हर बार बढ़ रही। तो थियोरेटिकली आपको ऐसे सरकारी नौकर मिल जाएंगे इस कैटेगरी में जिनकी तनख्वाह इससे कम होगी। तो साहब जो EWS में आ रहे हैं, EWS का क्या क्राइटेरिया है? इज इट ओपन टू ऑल कास्ट? इट इज ओपन टू जनरल कैटेगरी ओनली। और जनरल कैटेगरी जो क्रीमी लेयर में है वो जनरल कैटेगरी है। ओके, देन फिर तो कमाल है। हाँ, जो क्रीमी लेयर में वो जनरल कैटेगरी है कि यादव हुआ है ना सिलेक्ट इस बार EWS में। UPSC की लिस्ट देखिए, मैं उसी का जिक्र कर रहा था। तो उसमें एक यादव बंधु है जो EWS में सिलेक्ट हुए। तो वो मेरे को भी इंट्रीग किया उस टाइम पे। मैंने चेक किया, मैंने कहा हाँ भाई, एक ये लकूना है, 1% पॉसिबिलिटी है, लेकिन है। नहीं तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो केवल अपनी क्लास 1 और क्लास 2 के हिसाब से क्रीमी लेयर में आ चुका है, वो EWS में कैसे क्वालिफाई कर रहा है? अरे जनरल में आ गया ना। हाँ, आ गया। उसकी जो वार्षिक आय है अगर उससे कम है तो आ जाएगा। भाई क्लास 1 के जॉब में वार्षिक आय 12 लाख से कम कैसे हो जाएगी? अरे क्लास 1 के जॉब में हो भी सकती है ना, पे स्केल वगैरह का होता है, कई स्थानों पर कम होती है। स्टेट गवर्नमेंट के कई जॉब्स में सबने थोड़ी आपको सेंट्रल स्केल दे रखी है।
पश्चिम बंगाल में नहीं दे रखी। स्टेट गवर्नमेंट के भी किसी जॉब में क्लास 1 के स्केल में आप लाख रुपए से महीने से नीचे नहीं जा रहे हैं साहब। अरे क्यों नहीं जा रहे हैं साहब? जब आप ज्वाइन क्लास 1 करते हैं तो 50-60 हजार रुपये करते हैं ना, जब आप बच्चा आपका ज्वाइन जल्दी करते हो हैं, गया। जब आप ज्वाइन करते हैं, यहाँ लड़का जवान होके यूपीएससी में आ रहा है। अरे सर 40 साल तक तो आप 40 साल तक तो आप एग्जाम दे सकते हैं ना। तो 40 साल वाले का 20 साल का लड़का नहीं हो सकता क्या? मैं कह रहा हूं 1% पॉसिबिलिटी है, लेकिन टेक्निकली है। लेकिन एक मैं देख रहा था 1931 की जनगणना मैंने निकाली, और 1931 की जनगणना का अध्ययन किया। तो 1931 की जनगणना का अध्ययन करने से तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने अहीर और ग्वाला जो यादव जो आजकल हो गए हैं, ऑमनिबस यादव, उनका अध्ययन किया, तो पाया कि साहब की उनकी तो स्थिति जो है वो बहुत ही विकट हो जाएगी। जो चारों तरफ वो सब कुछ अपना वो क्लेम करते घूमते हैं, उसको अगर देखा जाएगा तो फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी उनके लिए। तो उनकी संख्या तो लगभग 7-8% ही बनती है पूरे भारत में। उनसे ज्यादा तो नहीं, 7-8 भी नहीं, कुल 5-6% ही बनती है। उससे अधिक तो लगभग 8-9% पॉपुलेशन, तो लगभग 7-8% पॉपुलेशन तो ब्राह्मणों की बन रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज इसको छापा है। आपने तो डिटेल निकाल के अलग से स्टडी किया, मैंने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखा है। और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है कि साहब 1931 में जो अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई थी, उसके हिसाब से ब्राह्मणों की संख्या एक समाज के रूप में सबसे आगे उन्होंने दिखाई, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा। तो और इसमें तीसरे नंबर पे राजपूत है और 5वें नंबर पे अहीर है। नहीं, ये बात सही है। और दूसरे नंबर पे फिगर बताया है ना, दूसरे नंबर पे जाटव है। इन्होंने जो फिगर बताया है वो मोर और लेस करेक्ट है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि टोटल कितनी थी। जो टोटल जनसंख्या थी वो हिंदुओं की 1931 के सेंसस में ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के वो 239.2 मिलियन तो थी आपके। एक मिनट, ये ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग दिया हुआ है। तो टोटल पॉपुलेशन थी 35 करोड़ 28 लाख। ये टोटल पॉपुलेशन थी, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन थी 27 करोड़ 89 लाख। और फिर जब ब्रिटिश इंडिया में देखेंगे आप, और ये 35 करोड़ 28 लाख में से हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो 23 करोड़ 40 लाख करीब थी। अब उस 23 करोड़ 40 लाख में 7 करोड़ 77 लाख मुसलमानों की पॉपुलेशन थी। और उस 23 करोड़ 40 लाख में आपको ये प्रोपोर्शन निकालना है। हिंदुओं की पॉपुलेशन 23 करोड़ 40 लाख थी, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया मिला के। 23 करोड़ 40 लाख के हिसाब से ये 1 करोड़ 50 लाख तो ये बता रहे हैं, ये लगभग आएगा 6.5% जी। ये है, लेकिन अहीर और ग्वाला तो बिल्कुल चले गए नीचे। और एक बात और बताया आपको, 1931 में क्या हुआ था? अहीरों ने कहा कि हम ग्वालों से अलग हैं। एक बात, अहीरों ने कहा हम क्षत्रिय हैं। राव बलबीर सिंह, जो अभी ये राव इंद्रजीत सिंह है, इनके ग्रैंडफादर, इनके जो थे वो पितामह, उन्होंने इसका पूरा आंदोलन चलाया। और उस आंदोलन के बाद फिर और भी बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं उसमें अलग अलग से शामिल होकर अपने लिए अलग अलग लीनियज क्लेम करने लगे। और उस झंझट में अंग्रेजों ने कहा कि यार इससे जान छोड़ो और इसको खत्म करो। और हो सकता है ये परिणाम इस बार भी निकले। यही परिणाम आप इस जनगणना के बाद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
जी। एक अंतर और आया है। मैं देख रहा था कि मोदी सरकार ने खास तौर से 2014 के बाद से तकरीबन मैं मान के चलता हूँ हर 10 दिन में एक जाति को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया है। हर 10 दिन में एक जाति को, साल में 365 जातियां ओबीसी में ज्वाइन होती चली जा रही हैं। 10 साल में ब्राह्मणों को भी कुछ जातियां ओबीसी में है। 10 साल में 3,500 जातियां ओबीसी में जा चुकी हैं। वो तो मंडल आयोग ने ही डाला था। और ये तो मैं हमेशा बताता हूं कि राजीव गोस्वामी जिसने पहला आत्मदाह किया था, उसको मंडल आयोग में रिजर्वेशन मिला था। उसे मालूम तक नहीं था। गिरी गोस्वामी को मिला था। हाँ। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि मोदी सरकार इतनी तेजी से ओबीसी बना रही है देश को कि हर 10 दिन में एक नई जाति, आप साल में 365 जातियों को आप ओबीसी बना रहे हैं। पता चला 10 साल में आपने 3,500 जातियों को ओबीसी बना डाला। जनरल से ओबीसी जा रहे हैं, ओबीसी वाले हल्ला मचा रहे हैं हमको दलित बनाओ। ये जब दुनिया के हम वाहिद मुल्क हैं जहां पे इस तरह की बातें हो रही। जनरल ओबीसी बनने के परेशान है, ओबीसी दलित बनने के लिए परेशान है, ओबीसी दलित बनने के लिए परेशान है और दलित महादलित बनने के लिए परेशान है। ये क्या है? ये देखिए, फॉलिंग ओवर बैकवर्ड्स एक अरुण शौरी ने किताब लिखी थी, आपको ध्यान होगा। आई नो। तो वो जो फिनोमिनन है, और वो इसलिए है कि साहब आपका जो देश है वो देखा जाए बेसिकली तो हमारे जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव जो था वो फ्री मार्केट का था। लेकिन जब से हमने उसको बांधा है समाजवाद में, और वो सभी ने बांधा है, कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कम समाजवादी है। वो तो अपने को कहते हैं कि हम अच्छे समाजवादी हैं, वो लोग बुरे समाजवादी हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि साहब की भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम शुद्ध सेक्युलर हैं। वो लोग जो हैं वो गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला चक्कर है, आप समझ लें। नहीं, इनका तो वो बिल्कुल वो है ना, एक क्या बोलते हैं, कम से कम इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में तो इन्होंने सर्वधर्म समादर समिति बना रखी है। उसके यदि आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। तो ये जो मिश्रण हुआ है साहब, एक फ्री सोसाइटी में समाजवाद का, जातिवाद का, आखिरकार जातियां जो हैं उनको सबसे पहले इनफ्लेक्सिबल किसने बनाया? जातियां तो फ्लूइड हुआ करती थी। जातियां, यदि आप ये यादव जाति का इतिहास पढ़ लें तो ये अपने पूरे इतिहास में अप एंड डाउन, वर्ण लैडर में अप एंड डाउन घूमती रही। लगभग 90% समय ये क्षत्रिय रही है और 10% समय ये शूद्र हो गई। आज में ये बड़े फख्र से कहते हैं कि साहब हम पिछड़े हैं। पीडीए में सबसे बड़े पिछड़े यही हैं। यानी इनके पास जमीन की कमी नहीं, इनके पास पशुधन की कमी नहीं। पशुधन वो धन है जो कि लैंड के बाद सबसे ज्यादा प्राइज्ड पोजीशन होता था। ना। देखिए पहले गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, सबसे पहले गोधन की बात हो रही है। नहीं, उसमें वो नहीं है ना, जमीन है ही नहीं इसमें। जमीन तो है ही ना, वो तो बेस है गोधन, गजधन, बाजधन में। लेकिन आप उपनिषदों में भी पढ़ेंगे तो गऊ का और गोधन का अत्यंत, जिसको कहें, महती महत्व है। उसकी जो गुरुता है वो बाकी धनों से अधिक मानी जाती है। ऐसे में ये स्थिति आ गई तो फिर मुझे तो भाई हमारे यादव बंधुओं पर तरस आ रहा है, क्योंकि जो दक्षिण के अधिकतर राज्य हैं वो यादवों के थे, ये निकल आया है। जो रियासतें थी, जो 565 रियासतें थी जो भारत में सम्मिलित हुई, उनमें से 76% के जो रूलर्स थे वो आज ओबीसी हैं। तो किसको क्या मानेंगे आप बताइए? रोहिणी कमीशन क्या करेगा?
76% कहें, कुछ दिन रुक जाइए 86% हो जाएगा। मैंने आपसे बताया ना कितनी नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस। हर साल 365 लोगों को ओबीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। 10 साल में 3,500 जातियों को ओबीसी स्टेटस दिया जा चुका है, और ये सारी 3,500 जातियां जनरल हुआ करती थी। ये देख लीजिए, इतनी सारी जो जातियां हैं वो ब्राह्मणों की जातियां ओबीसी हैं। एक दैवज्ञ ब्राह्मण है, ये ओबीसी लिस्ट में है कर्नाटका में। एक शैव ब्राह्मण है, गुरव जिसको बोलते हैं, वो ओबीसी महाराष्ट्र में है। डाकौत जोशी ब्राह्मण, ये ओबीसी लिस्ट में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। कटहा ब्राह्मण, ओबीसी इन राजस्थान। सौराष्ट्र ब्राह्मण, ओबीसी इन तमिलनाडु, केरला। गोस्वामी ब्राह्मण, ओबीसी इन असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। स्थानिक ब्राह्मण, ओबीसी कर्नाटका। सकलानी ब्राह्मण, रिकॉग्नाइज्ड एज ओबीसी इन उत्तराखंड। रुद्रज ब्राह्मण, ओबीसी इन वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा। मणिपुरी ब्राह्मण, ओबीसी इन असम। Dhiman and Jangid Brahmins included in OBC list in Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, also in Rajasthan. बैरागी ब्राह्मण recognized as OBC in Chandigarh, छत्तीसगढ़ से कि पूरा, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है सभी जगह। राजापुर सारस्वत ब्राह्मण, OBC लिस्ट इन केरला, कर्नाटका। महाराष्ट्र ब्राह्मण, OBC इन केरला। जी, ये तो सेंट्रल लिस्ट है ना? सेंट्रल लिस्ट में तो इसी में से आते हैं, इसमें निकाल। नहीं, एक मिनट, अगर ये सेंट्रल नहीं, आप तो ये बताइए कि आप अगर सेंट्रल लिस्ट है तो यानी सारस्वत ब्राह्मण अगर उत्तर प्रदेश में है और अगर वो गुजरात या राजस्थान चला जाता तो वहां जाके वो ओबीसी हो जाएगा सिविल सर्विस के लिए। क्यों नहीं होगा? मीणों का क्या है? मीणा एसटी है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ओबीसी है, सेंट्रल लिस्ट में तो एसटी है। सेंट्रल लिस्ट में तो एसटी है। नहीं, सेंट्रल लिस्ट में राजस्थान से एसटी है, अगर एमपी में है वो तो नहीं एसटी है, ओबीसी। ओके, तो मतलब आप मूल रूप से जहां बिलोंग करते हैं। तो इसलिए तो मुझे तो हम लोगों को ओबीसी बनने के लिए किस प्रदेश में जाना होगा? नहीं, तो अभी तो वो पूछना पड़ेगा ना कि साहब की वो मिश्रा और दीक्षित जो है वो कैसे बने ओबीसी। क्या हम सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं? अभी तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी हमारी बात सुने। नहीं, हमारी बात सुने। मतलब हमारे कुछ व्यूअर्स सोच सकते होंगे कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे किस तरह का मजाक हो रहा है, पर हकीकत ये कि पूरी व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया है। मैं बार बार इस प्रोग्राम में तीसरी या चौथी बार कह रहा हूं कि 10 साल में 3,500 जातियों को जनरल से निकाल के ओबीसी बना दिया। ये तमाशा नहीं है तो क्या है? दूसरी बात यह है कि साहब आप राहुल गांधी को कैसे रोकेंगे? इस समय राहुल गांधी ने नैरेटिव छीन लिया आपसे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब कि देखिए हमने करा दिया और सरकार भले ही उनकी हो, सिस्टम हमारा है। और अब कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो इससे काम नहीं चलेगा, आप तो आपको जो है वो 50% वाली जो लिमिट है उसको भी आप संविधान संशोधन लाइए, उसको भी तोड़िए और प्राइवेट सेक्टर में आप वो ले आएंगे तो फिर वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करने लगेंगे। फिर वो वेल्थ वो तो कहेंगे कि साहब हमको तो, मैं पॉल पॉट हूँ और भारत कंबोडिया है, इसलिए मैं ही बन सकता हूँ और मैं सारा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन मैं ही कर सकता हूँ। वो खुद ही कह रहे हैं ना साहब, फॉर्म हम डिजाइन करेंगे। एक आज मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें आपने एक बड़ी गंभीर बात कही है। आपने कहा है कि गिरिजा व्यास जी जिनका अभी निधन हुआ है, उन्होंने आपसे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि वो हर स्कीम जो इस देश में आग लगा सकती है, इस देश को बर्बाद कर सकती है, इन माँ बेटों की प्रायोरिटी है। इन माँ प्रायोरिटी नहीं है, उन्होंने शब्द जो कहा था मैंने शब्दशः लिखा है, इन माँ बेटों का सपना है। सपना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नेहरू, इंदिरा और राजीव की नीतियों से मुझे एतराज है, पर सोनिया, राहुल और प्रियंका की नीयत ही खराब है। लेकिन अब आप करोगे क्या? वो सिस्टम में है ना, आप उनको हटा तो नहीं सकते, और वो जितना डैमेज कर सकते हैं वो बाहर रह के भी कर लेते हैं।
बड़ा दिक्कत वाली बात है ना। देखिए, एंड फॉर वंस ना मैं मीम बना रहा हूँ ना मैं जोक कर रहा हूँ। आपको क्या है, देश में आग लगेगी तो आप तो निकल जाओगे। आप साल में 65 बार विदेश जाते हो, आपका ननिहाल है, इटली में है, आपकी माँ भी चली जाएंगी, आप लोग तो निकल जाओगे। पर हर आदमी के पास तो वो लग्जरी नहीं है ना। हर आदमी इस देश में अराजकता नहीं देख सकता। नहीं, देश से लोगों को प्यार है भाई। ऐसा थोड़ी है कि हर एक आदमी के हस्बैंड पाकिस्तान में और वाइफ इंडिया में और वाइस वर्सा तो नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा, हस्बैंड पाकिस्तान में, वाइफ इंडिया से याद आया, आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साहब वो ऑनलाइन मैरिज पे स्टे दिया है एक पाकिस्तानी पत्नी को हटाने से। उन्होंने कहा मत हटाइए, क्योंकि उसने ऑनलाइन निकाह कर दिया था। तो यानी यार सुप्रीम कोर्ट भारत पाकिस्तान के बीच इंटरनेट पे निकाह को भी वैलिडिटी दे रहा है, वैलिडेट कर रहा है, और उस पर स्टे भी दे रहा है सर। आप देखें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 मामलों में स्टे दिया, एक में 6 भाई बहन सहित, एक में 8 मामले भाई बहन सहित। ये सीआरपीएफ की पत्नी के, सीआरपीएफ जवान की पत्नी को भी भेजने से रोक दिया गया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 3 फैसले आ चुके हैं जिसमें इन्होंने डिपोर्टेशन रोका है। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? मतलब ऐसे तो बड़ा दिक्कत है ना कि आप हर चीज में आप टांग फंसा रहे हैं। आज सोमनाथ मंदिर के पास जो एक विवादित लैंड है, मंदिर को बचाने के लिए जो दीवार बनाई जा रही है, उस पर कोर्ट कह रहा है 12 फुट की क्यों है, इसको 6 फुट की कर दो। तो बड़ी अजीब बात है ना। अब तो ये तो, और मुझे एक बात और नहीं समझ में आ रहा है पहले मैं तो जमाने से कोर्ट्स देख रहा हूँ, सब वकील स्टैंड लिया करते थे, सरकारें स्टैंड लिया करती थी। ये सरकार स्टैंड क्यों नहीं लेती कि साहब आप दीवार की हाइट भी माई लॉर्ड आप बताएंगे तो फिर कैसे चलेगा? और फिर अगर हमने साहब एक इंटरनेशनल, एक मतलब एक हमने एक ऐसा फैसला लिया है जो अक्रॉस द बॉर्डर जा रहा है कि किसको किसको, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनको विदा करो, आप किस आधार पर स्टे कर रहे हैं भाई? तो फिर तो आपने पूरा पॉलिसी मेकिंग और पूरा एग्जीक्यूटिव का काम अपने हाथ में ले लिया। और वो तो आज से चल रहा है क्या? वैसे वो जो 12 फीट और 6 फीट का लेके कौन गया था? 12 फीट 6 फीट में दिक्कत किसको थी? नहीं, 12 फीट 6 फीट का लेके वो लोग गए थे जो वहां पे एक मजार गिराई गई थी, उसके पैरोकार लेके गए थे कि साहब ये वो उसको लड़ रहे हैं ना, उसको विवादित जमीन बता रहे हैं। नहीं तो उनको तो कोई रिलीफ नहीं मिली, खाली दीवार की उनको हाइट के रिलीफ रिलीफ नहीं दे मिली, दी उनको होगी। रिलीफ नहीं मिली, पर वो चूंकि जांच हो रही है तो जांच होने तक जो दीवार बनाई जाए वो 12 फीट की ना हो, 6 फीट की, इस तरह। अच्छा देखिए एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट कमेंट्स और आदेश में कितनी अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्होंने कहा कि आप दीवार बना लेंगे, वो दीवार के अंदर क्या करेंगे हमको पता नहीं चलेगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बल्कि जस्टिस गवाई ने कहा कि भाई आजकल तो ड्रोन से निगरानी होती है, आप कैसे कह सकते हैं दीवार के पार क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद कह दिया 6 फुट की दीवार बनाओ। तो अपनी बात काट रहे हैं ना आप। जब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी से कहती है आपने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया, इस पे तो आपको सजा होनी चाहिए, अगली बार मैं खुद सजा दूंगा, उसके बाद उसके खिलाफ स्टे दे दिया जाता है मामले में। तो मतलब ये कौन सी डांट दिलाई जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और ऑर्डर्स एकदम कॉन्ट्रडिक्शन में है। तो सर वो क्या है कि आप तो हाई कोर्ट से पेश होते रहे हैं, मैं भी जाता रहा हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि साहब की ये हाई कोर्ट हो रहा है या कोई पंचायती हो रही है आपस में। नहीं तो मुझको इसी तरह की बहुत ईमानदारी, पंचायती सुप्रीम कोर्ट ने कर ली तो क्या दिक्कत है? मुझे बहुत ईमानदारी से लगता है ना कि भाई कोर्ट, आपके वकील भी कमजोर है, उन्हें पूछना चाहिए कि साहब आप बैठ के यहाँ संविधान की समीक्षा कर रहे हैं, जरा संविधान की वो धारा बताइए जिसके तहत आप दीवार की ऊंचाई पे रोक लगा रहे हैं। है ना साहब, आर्टिकल 142। अब इसको मैं क्या कहूँ, आर्टिकल 142 और 226 को मैं क्या कहूँ, मतलब उसमें आप कुछ भी करें तो देखिए दिस इज नॉट गुड। आर्टिकल 142 में तो जज साहब ने आपका संविधान ही बदल दिया, गवर्नर के सारे अधिकार छीन लिए, वो भी डिवीजन प्रेसिडेंट में को किया, डायरेक्शंस दे दिए, मैंडेमस दे वो भी दी। आर्टिकल 142 में तो किया, आर्टिकल 142 इज सुपीरियर टू आर्टिकल 368। नहीं अच्छा, ये उसका भी रिव्यू जाने की बात थी, क्या हुआ? रिव्यू के लिए तो टाइम है ना, अभी क्या है, 1 महीना थोड़ी हुआ, 1 महीना है, 2 महीना। अच्छा नहीं, और बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं है ना, आपको 142 में जो है हाई कोर्ट को भी 226 है, वही ताकते हैं साहब। हाँ ये तो है। तो हाई कोर्ट को तो देखा ना आपने, जस्टिस संजय यादव को कितनी लताड़ पड़ी, बाकी को कोई कुछ नहीं कहता। अरे साहब वो भी बच गए,
कोई और होता तो अब तक उसका तबादला हो गया होता। सारा मिल गया लगता है उनको भी। अब आप ये बताएं कि जो मिले थे हमारे सरसंघ चालक जी प्राइम मिनिस्टर से जाके, इस मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि सरसंघ चालक ऑफिस में जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले हो। नहीं, इससे पहले पीएमओ कभी नहीं गए। मोहन भागवत, मुझे लगता है कि मोहन भागवत ही नहीं, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में कोई सरसंघ चालक आज तक पीएमओ नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? अब जब गए थे तब तो यही लग रहा था कि साहब बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लेके संघ को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। तो बाद में पता चला कि सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर हो रही है, उसको लेके कॉन्फिडेंस में लिया तो वो अब एक नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान वाला मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। देश के दो बड़े ताकतवर लोग मिल रहे हैं, जरूर डिस्कस हुआ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसका प्राइम फोकस कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना पर ही रहा होगा। और वो जो एक है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जिसकी बेसिस पे 2 चुनाव जीत लिए गए, उसका क्या होगा? चुनाव आने दिए फिर कहेंगे। तो बिहार चुनाव में फिर क्या होगा इसका? बिहार चुनाव में तो भाई लोग कह रहे हैं कि साहब ये बिहार चुनाव की वजह से किया गया, और बिहार चुनाव का तो ये मुद्दा ही नहीं था। वहां तो 2 साल हो चुके थे जातीय जनगणना हुए, और जातीय जनगणना का इतना जबरदस्त प्रभाव था कि नीतीश कुमार जी आरजेडी छोड़ के ही चले गए। मतलब मेरी एकदम समझ के बाहर है। बिहार में जातिगत जनगणना अपने आप में, जाति जनगणना अपने आप में एकदम इशू बचा नहीं था। आपने इसको उठा लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि ये इन्होंने राहुल गांधी को तो नहीं हीरो बना दिया। वो जिस तरह उठक बैठक कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के लिए बहुत सरदर्द हो जाएंगे। आप देखिए कि तेजस्वी हो सकता है ये भी एक रहा हो। मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम 100 सीट से कम लेंगे नहीं। मैं बता तो रहा हूं में कि इन्होंने राहुल गांधी के गुब्बारे में ऐसी हवा भर दी है कि ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। तेजस्वी यादव नगाड़ा बजा रहे हैं, पटाखा छुड़वा रहे हैं, पता नहीं वो लालू यादव से बयान दिलवा रहे हैं, जो लालू यादव खुद तो सामने नहीं आ रहे हैं, और संघ की नाक में नकेल डलवा रहे हैं। और इधर राहुल गांधी को आपने देखा ही है कि साहब ये पिछले कुछ दिनों में उन्होंने हर उस आदमी को खड़ा किया है जो तेजस्वी यादव को नापसंद है। वो तो मतलब कन्हैया कुमार की जो यात्रा थी, वो तो आप समझिए कि तेजस्वी यादव को एकदम इससे ज्यादा बुरी तो कुछ उनको लग ही नहीं सकती थी। तो आपने ये भी देखा कि किस तरह उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से संबंध रखने वाले अपने प्रदेश अध्यक्ष को निकाल के फेंक दिया। हाँ, अखिलेश सिंह को हटा दिया। आपने ये भी देखा कि एक नौकरशाह को ले गए हैं वहां पे वो प्रभारी बनाकर, वो और किस तरह पेश आ रहा है। आपने ये भी देखा कि वो आदमी ये तक कहने को तैयार नहीं है कि वो तो कह रहा है कि साहब चुनाव के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। वो तेजस्वी को पहले मानने को ही नहीं तैयार हो रहा था। तो माई पॉइंट इज कि इन्होंने राहुल गांधी के गुब्बारे में इतनी हवा भर दी है कि तेजस्वी यादव को इस बार कांग्रेस से समझौता करने में पसीने छूट जाएंगे। जी, ये राकेश टिकैत की पिटाई क्यों हो गई आज? मैंने सुना नहीं पर, और मुझे ऑनलाइन ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, और मैं शायद पहली बार कह रहा हूँ, पर हुई तो ठीक हुई। अब ये मुझे ये जो मेरे सामने जो चल रहा है उससे मुझे पता नहीं चल रहा है ये कहाँ का है, लेकिन वो कह रहे साहब कि पब्लिक ने उनके एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स के चलते उनकी धुलाई कर दी। नहीं देखिए साहब, आपको बताऊं, पुलिस भी उनको बचा नहीं पाई। पता नहीं पुलिस बचा नहीं पाई या पुलिस बचाना नहीं चाहती थी, या फिर पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, हु नोज। और ये मतलब इन लोग की कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है। अपने गांव में अपने बूथ पे हार जाते हैं। दोनों भाई घूम घूम के कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी नहीं रोकने देंगे, और अजीब अजीब बातें करते हैं इन लोग। हाँ, मतलब मुझे तो अभी तक याद है देश की सड़कें रोक देंगे, पाकिस्तान का पानी नहीं रोकने देंगे। देश की सड़कें रोक देंगे, पाकिस्तान का पानी नहीं रोकने देंगे। मुझे याद है जब ये भारतीय न्याय संहिता लागू हुई थी तो इसके खिलाफ भी ये बैठ गए थे धरने पे।
तो कुछ जैसे कुछ कभी-कभी लगता है कुछ मेंटली गड़बड़ा गए हैं, क्या हो गया है? और एक बार अपने ज़माने में टिकैत साहब भी बहुत ज़बरदस्त आदमी हुआ करते थे, पर एक बार उनको मायावती ने एकदम ठीक कर दिया था, तो उसके बाद जब तक मायावती मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने कहते हैं खाप पंचायत ही नहीं बुलाई। और राकेश टिकैत और ये दूसरा कौन टिकैत है? नरेश। ये जो नरेश टिकैत, इन लोगों ने तो साहब बेवकूफ़ी की बातों की एकदम सारी सीमाएँ ख़त्म कर दी हैं। और अब तो इनकी तमाम चीज़ों से नज़र आता है कि ये देशद्रोह की स्थिति तक इनका और कैसे सरकार इनको टॉलरेट करती है भाई, कैसे टॉलरेट करती है? उठा के बंद करें आप, उठा के बंद करें। मैं देखिए 2 मिनट ले रहा हूँ आपसे, मैंने इसको अपने चैनल पे भी बोला है और 2019 में आज से 6 साल पहले मैंने एक फेसबुक पे आर्टिकल लिखा था, बाद में बहुत लोगों ने उसको व्हाट्सएप पे भी चलाया, अभी मैं देख रहा हूँ अभी भी लोग उसको ट्विटर पे यूज़ करते हैं। और ये मेरी सत्य घटना पे आधारित था, मैंने अपने मोहल्ले में अपनी आँखों से देखा था और उसको मैंने लिखा था कि साहब हमारे यहाँ एक चच्चा थे और वो चरस पी के रोज़ किसी से मारपीट करते थे। और उसके बाद जब मारपीट होने लगती थी, तो चच्ची दौड़ के अंदर से आती थी और सामने वाले से लिपट जाती थी, नहीं, नहीं छोड़ दो इनको, जाने दो, फ्रस्ट्रेटेड है, बीमार है, वगैरह-वगैरह। और चच्चा इसका फ़ायदा उठा के सामने वाले को 2 ठूसा और मारते थे और भाग जाते थे। फिर कुछ दिनों में लोगों को इसमें पैटर्न नज़र आने लगा, तो अगली बार जब झगड़ा हुआ तो लोगों ने चच्चा की जगह चच्ची की ही कुटाई कर दी। जब चच्ची की कुटाई कर दी, तो उसकी अगली बार जब चच्चा ने मारपीट की, तो चच्ची आई नहीं, वो चच्चा भी कूटे गए और उसके बाद एकदम शांति आ गई। तो इसको चच्ची 420 करके मैंने लिखा था कि जब तक चच्ची की कुटाई नहीं होगी, तब तक चच्चा ठीक नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ ये जो मीडिया और ये टिकैत और ये सब जो लोग घूम रहे हैं, वही चच्ची है, वही चच्ची है। कोई मामला हुआ नहीं कि बीच में आके वो बीच बचाव कुछ उसी अंदाज में करने लगते हैं, जाने दो, वो तो आर्मी का मारा हुआ था, वो तो फ्रस्ट्रेटेड था, वो तो गणित के अध्यापक का लड़का था, वो तो गरीबी से था, वो तो गुर्बत से था। तो ये सब वही चच्ची 420 है और मुझे लगता है आज इसकी शुरुआत हो गई है। जी हाँ, जी हाँ। और भी जो है वो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मामला गर्मी पर तो है, लेकिन अभी कुछ उसका समाधान लोगों की दृष्टि में हुआ नहीं है। लोग बड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपके यहाँ तो लोग इम्पेशेंट नहीं हो रहे? नहीं, इम्पेशेंट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट लोग नहीं मिले। इसका कारण है कि पिछली बार भी लोगों ने, मेरे ख्याल से कितने दिन बाद 10 या 12 दिन बाद, कितने दिन बाद बालाकोट कब हुआ था? एक 12 अच्छे दिन गैप, बाद। 12 12 दिन दिन बाद। बाद। हाँ, तो 12 दिन बाद हुआ था और लोगों को इस बात का पूरा अंदाज़ा है और मोदी ने जिस तरह कहा है, अमित शाह ने जिस तरह दोहराया है अभी आज फिर, लोगों को इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा। और कुछ नहीं तो फिलहाल वो अपनी आर्मी की एक्सरसाइजेज ही देख रहे हैं, एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज देख रहे हैं, नेवल एक्सरसाइजेज देख रहे हैं, शिप्स को देख रहे हैं। मतलब आईने सूरत, पहली बार सूरत पहुंचे आप देखिए, तो इससे पहले वो गया ही नहीं था। तो आप अपनी सारी, और मेरा अपना मानना है कि साहब जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुई थी, वो आर्मी की एक्सरसाइज, आर्मी की स्ट्राइक थी, और जो हमारा बालाकोट स्ट्राइक थी वो एयरफोर्स की थी। तो मुझे लगता है इस बार नेवी को मौका मिलेगा। ये तो सही है, बिल्कुल मिलना भी चाहिए। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुपम जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।